નમસ્કાર દોસ્તો, રામાણીઝ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. હું છું વિવેક. દોસ્તો, આપણે અવારનવાર સાંભળતા આવ્યા છીએ કે કિસ્મત કી લકીરેं हाथों में नहीं होती, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते. દોસ્તો, મહેનત કરવાથી કોઈ પણ અઘરામાં અઘરું લક્ષ્ય પણ સિદ્ધ કરી શકાય છે. અને વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટેનું લક્ષ્ય રાખતા હોય છે, જ્યારે મહેનતથી પોતાની આસપાસની પરિસ્થિતિ, પોતાનું લેવલ, પોતાનું સ્ટાન્ડર્ડ ચેન્જ કરવા માગતા હોય છે, એટલે કહી શકાય કે પોતાની ભૂગોળ બદલવા માગતા હોય, ત્યારે માર્ગદર્શન ખૂબ જરૂરી છે. અને એ જ હેતુને પાર પાડવા માટે રામાણી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એક પોડકાસ્ટ સિરીઝ માર્ગદર્શન મંચ લોન્ચ કરી રહ્યું છે અને તેના એપિસોડમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજે યુપીએસસી, જીપીએસસી સહિત તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં જ્યારે જિયોગ્રાફી કહેતા ભૂગોળનું મહત્વ દિન પ્રતિદિન વધી રહ્યું છે, ત્યારે અમે નક્કી કર્યું કે સૌથી પહેલાં વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના ભાગ્ય બદલવા માટે ભૂગોળનો સહારો લેવો પડશે અને આ ભૂગોળ કેવી રીતે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં તમને તમારા લક્ષ્ય સુધી પહોંચાડવામાં મદદરૂપ થશે તેની વાતચીત કરવી છે. મારી સાથે આપ સૌ સ્વાગત કરો રણવીર સરનું, જેઓ જિયોગ્રાફી સાથે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી જોડાયેલા છે અને હજારો સ્ટુડન્ટ્સને તેઓ જિયોગ્રાફી સબ્જેક્ટ ભણાવી ચૂક્યા છે. અને એટલું જ નહીં, પરિણામની આખી ભૂગોળ પણ बदली चुका है. रणवीर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सर, थैंक यू. सबसे पहले तो सर हमें ये बताइए कि अभी जिस तरह से सिनारियो है, यूपीएससी को लेकर चल रहे हम, जीपीएससी या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जियोग्राफी का इम्पोर्टेंस कितना रहता है अभी जो पैटर्न है उसके हिसाब से? तो सर बिल्कुल, अब जो जियोग्राफी हो गया है कि अब वो सिर्फ आपको रिवर्स, माउंटेन्स या मैप्स इससे रिलेटेड रखने की मतलब केवल सब्जेक्ट नहीं रह गया है. अब आप देख सकते हैं उसको कि अगर आप एक सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट जो बोलते हैं हम लोग, कि अर्थक्वेक आने वाला है या फिर साइक्लोन्स के कंडीशंस बन रहे हैं. तो अगर आप ज्योग्राफी को सही से पढ़ रहे हैं तो आपको पहले से समझ में आ जाएगा कि वेदर को देखते हुए कि क्लाइमेट कैसा चेंज होने वाला है. क्या अब ये साइक्लोन का इन्वायरमेंट बन रहा है, क्या अभी ऐसा कौन सा जोन है जहाँ पर अर्थक्वेक आ सकते हैं, कौन सा ऐसे क्षेत्र है या फिर जोन है जहाँ पर सुनामी आ सकते हैं. तो आप अगर इसको ऐसे पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो आप डिजास्टर मैनेजमेंट से एक रूबरू हो जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर से, जो एटमॉस्फेरिक चेंज है, इनसे आप समझ जाते हैं इसको आसानी से. दूसरी बात आप कहेंगे कि जो प्रेजेंट टाइम में आप देख पा रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड एक ग्लोब बनता, एक कंट्री बनता जा रहा है, जिसको आप लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं. yes. तो इसमें सबसे बड़ा रोल निभाता है जियो पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन. कि प्रेजेंट टाइम में कि ये चाइना का जो साउथ चाइना सी विवाद क्यों है, रूस और यूक्रेन का वार किस बिहार पर क्यों लड़ा जा रहा है, इसी तरह से आप पैसिफिक ओशियन का रीजन देख पाते हैं. ये तो आपका इंटरनेशनल रिलेशन भी हो गया, यहाँ पर समझा रहा है. दूसरी चीज, आप तीसरी चीज अगर बात करेंगे तो जो लोकल क्लाइमेट है, कि दिल्ली में पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है. प्रेजेंट टाइम में आप देख पा रहे हैं डेली न्यूज पे बना रहता है कि दिल्ली का पोल्यूशन इतना ज्यादा क्यों है. फिर आप देख पाएंगे कि कहीं पर फ्लड आ रहा है तो कहीं पर सूखा हो रहा है, ड्राई रीजन है, ऐसा क्यों है. कहीं पर डिजर्टिफिकेशन हो रहा है तो कहीं पर ग्रीनरी हो रहा है, ऐसा क्यों है. और फिर आप देख पाएंगे कि कहीं पर क्या हो रहा है, स्टॉर्म बन रहा है तो कहीं पर साइक्लोन बन रहा है. तो रीजनल आप मानसून से भी क्या हो जाते हैं, रूबरू हो जाते हैं. और इसका अगर जानना चाहेंगे तो बायोडाइवर्सिटी जो हॉट स्पॉट है, कि यहाँ पर रामसर साइट क्यों है, यहाँ पर वेटलैंड क्यों है, यहाँ पर नेशनल पार्क क्यों ही रखे जाते हैं. तो ये एक आपका होलिस्टिक अप्रोच के साथ क्या होता है, जो अब एक सब्जेक्ट जैसे रिलेटिव सब्जेक्ट बनता जा रहा है कि आप बचपन से जो चीज बड़े होते जा रहे हैं, ग्रोथ करते जा रहे हैं, और उस सोसाइटी में, उस इन्वायरमेंट आप वो चीजों को देख रहे हैं, रेनफॉल क्यों हो रहा है, स्टॉर्म क्यों आ रहा है. तो चीजें को जानने की जो अंदर क्यूरियोसिटी होती है, ये ज्योग्राफी पूरी तरह से क्लियर कर देता है. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. लेकिन अगर इसको एक सीक्वेंस वाइज अगर एक इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग है, नहीं तो बहुत वेटेज भी हो जाता है. तो दोनों है इसमें. बिल्कुल. तो अगर अपनी जियोग्राफी बदलनी है तो जियोग्राफी को इम्पोर्टेंस देना ही होगा प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा. यस. और सर इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा मैं, कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में आप देख पा रहे हैं कि हमें रिसोर्स
अब अपने यहाँ जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो भाई एरिया तो लिमिटेड है ना, तो रिसोर्स भी अब कम होंगे, Yes. डिमांड बढ़ रहा है, तो आपको सभी कंट्री के रिसोर्स भी पता चल जाते हैं कि किस कंट्री में कौन सा रिसोर्स ज्यादा है। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल लेंगे तो उसका कोल ज्यादा है, Yes. चाइना के पास जाएंगे टीन उसके पास ज्यादा है, यूएसए के पास जाएंगे सेल गैसेस हैं, ईरान के पास जाएंगे या फिर खाड़ी देशों में जाएंगे तो वहाँ पे पेट्रोलियम ज्यादा है। तो ये भी तो आपको सिनेरियो मालूम रहता है कि किस कंट्री के पास कौन सा मिनरल्स है ज्यादा है। तो आने वाले टाइम में जब आप एज ए डीएम या फिर एज ए बड़े ऑफिसर आप जब अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो पता चलता है किस देश से कैसा रिलेशन बना के रखना है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत अब काम आने वाला है इससे जियोग्राफी। तो पर्सनल बेस से लेकर ग्लोबल सिनेरियो तक बिल्कुल जियोग्राफी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसके बीच आपने जियोग्राफी पढ़ाना ही क्यों पसंद किया, उसके पीछे क्या रीजंस थे? सर ये थोड़ा सा पर्सनल हो गया लेकिन क्या था इसमें कि मैं बचपन से ही क्या देखा कि चीज़ें अपने ही सोसाइटी में ऐसी चीज़ें इन्वायरमेंटल चेंजेस में देखने को मिला कि भाई रेनफॉल, विंटर सेशन, समर सेशन, स्प्रिंग सेशन, ऐसा एक सेशन भी आ रहा है जहाँ पर ना बारिश हो रही ना गर्मी लग रहा है। तो वो मुझे बहुत मतलब एंथुजियाज्म मेरे अंदर जगाया कि मुझे ये जानना चाहिए, फर्स्ट थिंग सर। और दूसरा चीज़ क्या था कि मैं रहा साइंस का बैकग्राउंड का स्टूडेंट, मेरा बीएससी रहा मैथ और फिजिक्स से। तो जब मैं तैयारी के दरमियान मैंने देखा कि जो टीचर, ऐसा नहीं टीचर अच्छे नहीं पढ़ाते थे, बहुत अच्छे पढ़ाते थे टीचर मेरे ज्योग्राफी, लेकिन जब वो कोई एग्जाम्पल्स लेते थे तो ऐसा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लेते थे कि वो समझ में नहीं आता था। अच्छा। तो मैंने मतलब वहां से मेरे मन में आया कि अगर मैं कभी इन फ्यूचर अगर कभी टीचर बना तो मैं ज्योग्राफी का ही बनूंगा, और ये जो सिंपल चीजों को समझा सकते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स करके नहीं, बहुत सिंपल ही तरीके से समझा सकता हूँ उसको। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मेरे अंदर वो वहां से एक थोड़ा सा एक हुआ कि लगा हाँ कि यहाँ से एक हमें अगर किसी भी सब्जेक्ट का बनना है तो मैं साइंस का, इसका ज्योग्राफी का ही बनूंगा। अब दूसरी चीज सर क्या है ना कि ज्योग्राफी को बोला जाता है ऑब्जर्वेशन साइंस, साइंस और ऑब्जर्वेशन, यहाँ सब ऑब्जर्व किया गया, पहले ऑब्जर्व हुआ उसके बाद देखा क्यों हो रहा है, तो ये भी थोड़ा साइंस से रिलेटेड ही रहता, तो थोड़ा सा था इसमें मेरा इंटरेस्ट। सही है। जैसे कलाम साहब ने भी उड़ते पंछी को देखकर मिसाइल और ये सब बनाने का एक विजन उनके मन में वो बीज बो गया था। अगला सवाल मेरा ये है सर कि अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एक बात हमेशा कही जाती है कि एनसीईआरटी जियोग्राफी या और कोई भी सब्जेक्ट हो, एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप प्रिपरेशन करते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण है, और अगर हमने एनसीईआरटी पर ग्रिप ले ली तो उससे क्या बेनिफिट होगा? सर अभी आपको बता दो कि जो प्रेजेंट सिनेरियो बच्चों को लेके, बच्चे इस समय क्या हो रहा है, कंटेंट कलेक्टर बनते जा रहे हैं, बहुत कंटेंट के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि उनको अब ओपन रिसोर्स मिल गया। हम लोग के टाइम ऐसा कुछ होता नहीं था सर, न्यूज़पेपर कटिंग रखना है, बुक्स का कटिंग रखना है, बस ये। अब आपके पास एक आ गया प्लेटफॉर्म, तो वहां से बच्चे बहुत ज्यादा क्या हो गए हैं, डाइवर्ट हो गए हैं। एनसीईआरटी आज भी वही रोल प्ले कर रहा है जो आज के 10 साल पहले करता था। अच्छा। एनसीईआरटी का मतलब सिंपल सा है कि बच्चे परेशान रहते हैं, कंसेप्चुअल क्रिएटिविटी नहीं हो पा रही है, परेशान रहेगा। और हमसे कम डेली 10 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो डेली कहते हैं सर कंसेप्ट कैसे क्लियर करें। अच्छा। और वो बेसिक चीजें क्या था कि जो एनसीईआरटी बनाई ही इसलिए गई थी 6 to 12, 6 से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो कंसेप्ट, जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, देखिए जैसे टीचर कोई भी है क्लास ले रहा है यूपीएससी का, तो एक बच्चे को ध्यान में रख के नहीं लेता है सर, उसमें सभी मिक्सअप बच्चे बैठे होते हैं। अब उसने एक टर्मिनोलॉजी जैसे मैं अगर यूज करता हूँ ज्योग्राफी का ही कि डायस्टॉपिक मोमेंट बोल दिया, अब बच्चा, अब एक बच्चे को वो समझ ही नहीं आया मोमेंट क्या होता है, तो अब टीचर उसके लिए क्लास पूरा नहीं रोकता है, वो निकल गया आगे। बट अब बच्चे क्या करेंगे, जाएंगे सोशल मीडिया, पता नहीं कितने प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और अजीब अजीब तरीके से उसको समझाया गया। बट उनके पास एक बहुत ही वेपन्स, बहुत ही डेंजरस, मतलब बहुत ही रियल वेपन्स है जो एनसीईआरटी बोला जाता है, उसको छोड़ दे रहा है। तो एनसीईआरटी सिंपल सा मतलब सर पहले कि कंसेप्ट क्लियर करेगा आपका इजी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज सरल भाषा में क्लियर करता है। और सबसे बड़ी बात है सर कि एनसीईआरटी आपका यूपीएससी सिलेबस बेस्ड है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ने अपने सिलेबस में लिखा है 6 to 12 एनसीईआरटी, तो यूपीएससी बेस्ड है। तो वहाँ साफ साफ ये चीजें, इसको छोड़ के हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सर मैंने ज्योग्राफी की बात ही नहीं करी, किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आपको करना है, अगर आपका बेसिक तैयार करना है तो एनसीईआरटी बेस्ड है। हाँ, उन बच्चों का जिनका ग्रेजुएशन 6 to लेकर ग्रेजुएशन तक रहा है सर, वही बेस्ट ही रहा है।
तो वो उस सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं, दूसरे Okay. सब्जेक्ट मतलब कोई भी ग्रेजुएट करेगा सर 1-2 सब्जेक्ट में करेगा सर, हाँ। सभी सब्जेक्ट में करेगा नहीं। Sure. तो जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है वो एनसीईआरटी पे टाइम वेस्ट ना करें, वो दूसरे एनसीईआरटी पढ़ लें, उनके पास बेनिफिट है। लेकिन सही। एनसीईआरटी तो सर कंपलसरी है ही, तो उसको लोग छोड़ के बाकी बहुत सारी बुक्स के पीछे जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कंपलसिटी अब आपको देखने को मिलेगी मार्केट में सर। ट्रू ट्रू। तो परिस्थिति ऐसी है कि सब्जी बनानी है और वो सब्जी के बिना बिल्कुल सर, बना बिल्कुल, रहे हैं तेल बिल्कुल मसाले के साथ, तो बिल्कुल कुछ सर। स्वाद उसमें बनेगा ही नहीं। अभी हमने जो लास्ट 2-3 इयर्स में देखा है कि पीवाईक्यू के ऊपर फोकस बढ़ता जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उसकी पैटर्न और उसकी रिपीटेडनेस, उस पर अभी फोकस सबका बढ़ गया है। तो वो क्यों, और उसमें क्या हमें ध्यान रखना है पीवाईक्यू जब हम तैयार कर रहे होते हैं? सर एक बात बता दूं, जैसे मान लीजिए मैं इंटरव्यूअर हूँ, या जैसे आप इंटरव्यूअर हैं, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, Yes. और बाहर और लोग वेट कर रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो Okay. इंटरव्यूअर मतलब आप उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं। हाँ। तो मैं जैसे ही बाहर जाऊंगा मेरे से पूछेंगे सर कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ। तो मैं उनसे जैसे ही बोला कि सर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक क्या होता है, बूस्ट हो जाता है, और यहाँ आते हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस से आते हैं। तो और अगर मैं कह दूं सर बहुत डेंजरस हैं, बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऑटोमेटिक उनका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा सर। तो पीवाईक्यू सेम वही यहाँ रोल प्ले कर रहा है। पीवाईक्यू सेंटर तक गया हुआ है, पीवाईक्यू एग्जामिनर के माइंड से आया हुआ है। अच्छा। एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन सेट करना चाहता है। Okay. पीवाईक्यू का सिंपल सा मतलब कि आप क्या समझ पा रहे हैं, जो आपने पढ़ा है सिलेबस, जो आपने अपनी नोट्स तैयार किए हैं, आपने ये जो यूपीएससी का लैंग्वेज है उसको किस तरह से समझते हैं, या फिर जो आप चैप्टर पढ़े हैं उसको यूपीएससी किस तरह से पूछता है। तो ये कौन बता सकता है सर, वो पीवाईक्यू ही बता सकता है। Yes. मतलब पीवाईक्यू वो है कि जिस मंजिल पर आप जाना चाहते हैं, जो टारगेट है वहां से होकर आया है। तो अच्छा। सर आपके पास दो ही चीज है जो सेंटर से होकर आया है, एक तो सिलेबस सर आया है यूपीएससी बोर्ड से, और एक है पीवाईक्यू। तो इन दोनों का सर रोल इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको सबसे पहली बात क्या हो जाता है, ये पता चल जाता है कि पढ़ना क्या है। आज की डेट में सर क्या हो रहा है ना कि बच्चे यही नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है सर। पीवाईक्यू ये बहुत बड़ा रोल निभाता है सर, कि तुमको ये पढ़ना है और ये छोड़ना है। देखिए सिलेबस तो सभी कंप्लीट है, बट जब पीवाईक्यू कर रहे होते हैं ना आप, तो ये पता चलता है कि कौन से चैप्टर रिपीटेडली रिपीटेड हैं। अच्छा। कई बार यही चैप्टर ही इन्हीं से मेन क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मैं मान लीजिए ज्योग्राफी की बात करता हूँ कि ज्योग्राफी टीचर हूं, तो थोड़ा सा ज्योग्राफी का ही बात करूंगा, लेकिन सभी सब्जेक्ट की सर इसमें ले सकते हैं। तो ज्योग्राफी की बात करेंगे तो आपको उसमें मानसून से रिलेटेड, साइक्लोन से रिलेटेड, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड लगातार क्वेश्चन, आपको क्लाइमेट से रिलेटेड वहीं से क्वेश्चन पूछता रहेगा। लेकिन ज्योग्राफी का सिलेबस तो बहुत बड़ा है सर। अच्छा। तो इससे समझ में आ जाता है कि भाई मुझे इतने सेक्टर पर ज्यादा मेहनत करना है, और ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। तो पीवाईक्यू सर आपका सिंपल सी बात है कि वो जो वेटेज है ना सर पर आप एक बोझ समझ के करते हैं, उसको कम कर देता है सर। तो पीवाईक्यू मुझे लगता है कि 10 से 15 साल का आप पीवाईक्यू हर एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो उसको करके जाइए, आप बहुत रिलीफ फील करेंगे। और सर एक पॉइंट और इसमें ऐड कर सकते हैं कि जब आप पीवाईक्यू कर रहे होते हैं तो देखिए जो ऑप्शन 4 सर सामने रखे हैं उसी में तो एक आंसर होता है, बट हमें याद ही नहीं आता है। तो एक क्या होता है ना सर, उसमें से आंसर निकालने की कैपेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, कैसे हम सही आंसर को निकालें। देखिए सर ये कहा गया है कि आप कितना भी पढ़ते, जो लड़का 24/7 ही पढ़ के जाए वो 40% यूपीएससी 40% मैक्सिमम बोला सर मैंने, यूपीएससी क्वेश्चन को टैकल कर सकता है। उसके बाद उसका क्या चलता है, वो ऑब्जर्वेशन जो उसका रहता है उससे वो निकालता है क्वेश्चन। तो पीवाईक्यू सर इस चीज को मजबूत करता है कि कैसे हम छाटे कौन सा सही है कौन सा गलत, वहां से निकालने के लिए बहुत हेल्प करता है सर। अच्छा, और उससे प्रैक्टिस और पैटर्न दोनों बहुत अच्छा हो जाता है। तो जब भी आप जियोग्राफी का क्लास लेते हैं तो एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस तो आपने हमको समझाया, उसके अलावा कौन सी बुक्स है जो आप प्रेफर करते हैं? सर मैं बताऊँ आपको, मैं सिंपल सा बोलता हूँ बच्चों को, देखो आपके पास क्या है कि आपके पास सिलेबस है। अगर सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, सिलेबस के थ्रू अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए, पीवाईक्यू आपने 10 से 15 साल का कर लिया, और अपने सब्जेक्ट को, कोई भी सब्जेक्ट है सर, उसको करंट से आपने लिंक कर लिया, करंट से भी तैयार कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया, मतलब सिलेबस कंप्लीट किया आपने, पीवाईक्यू कर लिया और करंट से लिंक कर लिया, और अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैप और डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है सर तो आप 50 बुक पढ़िए, लेकिन इतना करिए तो पहले। इतना करेंगे ना सर, रियलिटी बता रहे हैं आपको, उसके बाद आपको 5 मिनट भी टाइम नहीं मिलेगा बैठ के कोई और बुक करने के लिए, और फिर आपको नीड भी नहीं पड़ेगी। हाँ, मेरा सिंपल सा कहना यह है कि एनसीईआरटी से अपना कंसेप्ट क्लियर करते चलिए, अपने नोट्स को कंप्लीट करते चलिए, और जो आपका क्लास नोट्स है वो एग्जाम ओरिएंटेशन होता है सर, उससे और एनसीईआरटी को दोनों कोलैप्स करके एक नोट, अच्छा सा नोट अपना बनाइए सिलेबस के थ्रू, प्लस पीवाईक्यू कर लीजिए, प्लस करंट अफेयर और मैप और डायग्राम। इतना काम करने के बाद आपका टाइम बच रहा है तो आप जो मन करे वो बुक पढ़िए, कोई रोक नहीं है। अगर 10 बुक पढ़ रहे हैं तभी कोई, लेकिन ये काम सर पहले, ये मैंडेटरी है, इसको छोड़ के बाकी सब कर दें, फाउंडेशन पहले स्ट्रांग कर, क्योंकि बुक सर कोई खराब नहीं होती है, बस ये देखा जाए आप उसको यूज कैसे कर रहे हैं सर। सही है। तो बस मेरा ये है सर, मैं कभी बुक के लिए किसी को भी रोकता भी नहीं हूँ। हाँ, बोलता हूँ पहले ये कर लो फिर उसके बाद आप कर लेना।
लेना, हाँ, एक कंडीशन दे देता हूँ। बेस बना दो, बिल्कुल फिर सर, उसके बिल्कुल, हाँ, ऊपर बेस फिर बना, पूरी वो बिल्कुल सर। इमारत कर सकते हम लोग भी सर जब करते थे तो बीच में कहीं फंसे, कोई टर्मिनोलॉजी नहीं याद है, तो हो सकता है कई चीजें होती जो एनसीईआरटी भी नहीं कवर कर रहा था, कई बार ऐसा होता है हाँ। नई चीजें ऐड हो गया, तो हम लोग बुक एज अ गाइड यूज कर यस, लेते थे कि हाँ रेफरेंस। इसका क्या मतलब था। अब बच्चे आज के उसको पलट के पूरा रंगने की कोशिश कर रहे थे, तो सर इसमें वो फंसते चले जाए ट्रैप में। सही है। और ये क्या है कि बहुत ही थीन लाइन है जब आप प्रिपरेशन करते होते हैं, अगर आपने वो क्रॉस कर दी और उस पे आप कॉन्शियस नहीं रहे, जी तो बिल्कुल, आप वो वैसे ही मेहनत आपकी पूरी वेस्ट बिल्कुल सर, जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सर, अभी जो सिनारियो है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काफी सारे हमारे पास जी अवेलेबल जी है, ऑनलाइन क्लासेस आप भी ले रहे हैं बिल्कुल अभी सर। तो सब बच्चों के। तो कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये ऑनलाइन क्लास उतना बेनिफिट नहीं देते, या फिर ये एक ट्रैप की तरह है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे, और खास करके स्टूडेंट को क्या कहना चाहोगे कि ऑनलाइन क्लास से क्या कुछ हमें बेनिफिट हो सकता है, और उसके जो पॉजिटिव साइड्स है वो क्या है? सर बिल्कुल ये सही क्वेश्चन, प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो में देखते हुए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, कि ऑनलाइन क्लासेस सर स्टार्टिंग में ऐसा लगा ना, ये मैं बहुत कुछ बड़ी कोचिंगों की वजह से ऐसा बोल रहा हूँ मैं, कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू में चार्मिंग बहुत था, बहुत स्टार्डम था उसका, लेकिन समय के बीतते के साथ साथ क्या हो रहा है, बच्चों में भी देखा गया है एक साइकोलॉजिकल चेंज आ गया, मनोवैज्ञानिक चेंज आया है उनके अंदर। क्या हुआ है सर कि वो एक क्लास, एक रूम में बंद होकर पढ़ाई कर रहे हैं फोन से, और खुद को उन्होंने क्या कर लिया, पूरी तरह से रिलेशन बना लिया सर। और आप जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें जो भी पोस्टें हैं आपकी, ये सब सोशल वर्क है, बाहर समाज से कनेक्ट होना होता है। और ये जो ऑनलाइन क्लासेस है डिस्कनेक्ट कर दे रहा है सोसाइटी से। तो बच्चे, एक तो पहली बात तो साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ रहे हैं, बहुत सारा इसमें देखा गया है सर। दूसरी बात सर क्या है, ऑनलाइन क्लास बेस्ट है सर, ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो जो बच्चा आके शहर में नहीं पढ़ सकता है सर, जो आके उस कोचिंग को नहीं पा सकता, वो ऑनलाइन है प्लेटफॉर्म पर है, वो खेत में भी बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकता है, ये तो बहुत बेस्ट है। बट ऑनलाइन क्लासेस में मुझे जो एक दो कमियां अभी जो मुझे दिखी है, जो टीचर मैं बता सकता हूँ आपको, कि अगर कोई बच्चे का डाउट है, तो आप तो स्टार्टिंग में जब उसका क्या ले रहे होते हैं एडमिशन, तब बोलते हैं कि एक आपको फैकल्टी मैं दूंगा जो आपका डाउट क्लियर करेगा, ऐसा मेरे से बच्चों ने बोला है सर, तो वहां से मैंने निकाला है। हाँ, सही। लेकिन जब एडमिशन एक बार ले लेता है, तो आप उसका फोन तक पिक नहीं करते, तो बच्चा सबसे बड़ी बात, वो डाउट अपना कहाँ जाए क्लियर करने। हमारे यहाँ सर रमानी इंस्टीट्यूट में क्या है कि आपको जो आप देखेंगे ना, डॉक्टर वीके रमानी सर, वो बच्चों से मिलने डायरेक्ट। आज अभी मैंने देखा कि मीटिंग है, तो जो बच्चे तैयारी करें ऑनलाइन वाले सर, ऑफलाइन भूल जाइए सर, ऑनलाइन वालों को बुला के 1-to-1 मिल इंटरेक्शन, भाई तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा अगर आप माहौल बना के रखे हैं सर, तब तो सो फार सो गुड, बहुत अच्छा है माहौल है। लेकिन जब आप सर एक एडमिशन कर लेते हैं, पूछते तक नहीं है, फिर वो बच्चा कहाँ जाएगा अपना क्लियरिटी करने कि हम, मुझे कोई डाउट है तो उसको क्लियर कहाँ करें। दूसरी बात क्या देखा जा रहा है सर, कि अब जो ऑनलाइन वाली कोचिंग है, वो पीडीएफ गेनर हो गए, केवल पीडीएफ दे रहे हैं, भाई इसी में से पढ़ लो। तो उनके सर वहां भी क्या होता है ना, टीचरों की गलती नहीं, टीचर क्या है, तो वहां पर एक वर्ड लिमिट होता है उनके पास, टाइम लिमिट होता है, उनको ये दिया जाता है। मेनली यहाँ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का देखा जाएगा कि आपने जब एडमिशन लिया, जितने आपने वादे किए बच्चे से, कम से कम वो तो पूरा करिए। तो बच्चे क्या हो रहा है, वो पीडीएफ जो मिल जा रहा है उनको, अब उसमें से ये नहीं समझ में आ रहा है, आप पीडीएफ में 100% दे रहे हो, पूरा बुक ही दे देना सर, तो यही नहीं समझ में आ रहा कि इसमें पढ़े क्या और छोड़े क्या। तो बच्चे दिन पर दिन क्या हो रहा है, इसमें ऑनलाइन के ट्रैप में तो ऐसे फंस रहे हैं, वो बहुत लालच दे रहे हैं और कम में एडमिशन कर लेंगे, फिर बाद में वो बढ़ाते रहते हैं सर। दूसरी बात सर क्या, कि वो बच्चों से मिलते नहीं है, बात ही नहीं करते हैं, कोई ऐसा एक वे नहीं रखे हैं जिससे बच्चा कनेक्ट हो सके इंस्टीट्यूट से। तीसरी बात है कि बच्चे का क्या प्रोग्रेस है वो नहीं देख पा रहे हैं। ऑफलाइन रहता सर, आप इंस्टीट्यूट आते हैं, प्रोग्रेस दिखाते हैं, टेस्ट सीरीज चलता है, सभी चलता है, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो इस टाइम जो अभी एकदम से सिनेरियो चेंज हुआ है ऑनलाइन वाला सर, वो ये देखा जा रहा है कि बच्चे बहुत तेजी से डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। तो बस इसको थोड़ा सा अगर सुधार कर ले ऑनलाइन क्लासेस जितनी भी हैं, कि एक भाई उनके लिए एक वो दे दो, वे दे दो जो आपसे कनेक्ट रहे, तो इससे मुझे लगता है थोड़ा हेल्प हो सकता है। तो और ऑब्वियस है ना, क्योंकि अभी उनके पेरेंट्स की जो पसीने की कमाई है वो लगा रहे हैं, फिर वो खुद ब्रेड और बटर के लिए, उतने ब्रेड विनिंग के लिए बिजी रहते हैं, उसके बीच ये एक एग्जाम का प्रेशर, और उसको अगर डाउट है तो वो जाए तो जाए कहाँ ऐसी सिचुएशन। और इसमें सर बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करना, एक दो फैकल्टी रखनी है आपको बस। आपके पास इतना बड़ा सिस्टम है, बहुत सारी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक और ऐड कर दीजिए उसमें थोड़ा सा, मुझे जो है सर, मुझे जो तो बच्चों को भी अगर पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, टच मिलेगा, तो वो एक बाहर आ जाएगा डिप्रेशन या टेंशन से। ये जो कोचिंग है, ये पर्सनल गाइडेंस के लिए खोली गई है। एग्जैक्टली। तो यही नहीं मिलेगा तो फिर मतलब क्या, घर बैठ के पढ़ेगा तो फिर वही आएगा, मम्मी पापा तो क्लियर करेगा नहीं
सर वो। सही। तो यही मेन है मेरा सर, ये मैंने और बच्चों से जो पूछा ये मेरी फीलिंग थी, उनका फीडबैक हाँ, था ये फीडबैक था सर। तो अभी आप जो लाइव क्लास में भी ऑनलाइन हो या एक्चुअली उनकी प्रेजेंस में क्लास लेते हैं, तो जैसे आपने अपना ऑब्जर्वेशन बताया, तो इस सिनारियो में ये अभी जो प्रॉब्लम बढ़ गई है कि बच्चे स्क्रीन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, फैकल्टी या फिर अदर स्टाफ से नहीं हो रहे हैं, उनको गाइडेंस 1-to-1 नहीं मिल रहा है, तो ऐसे सिनारियो में आप अपने क्लास में क्या कुछ टेक्निक अपनाते हैं जिससे बच्चे सीधे कनेक्ट हो जाए आपसे? सर हमारे यहाँ देखेंगे ना, जो जो अपना रामानी इंस्टीट्यूट है, यस, इसका आपको एक माहौल आपको बताएं कि यहाँ पर एंटर करते ही आप एकदम, एक हमारे यहाँ का कल्चर है प्रेयर के साथ क्लास स्टार्ट करना। हाँ। सबसे बड़ा माहौल ये हो गया कि आपको पॉजिटिविटी दे दी गई पहले ही। आप घर से आए थे रास्ते से डिमोटिवेट होते हैं, यहाँ पर सबसे पहले प्रेयर से स्टार्ट किया है, पहले ही पॉजिटिव हो गए। दूसरा सर क्या है ना हमारे यहाँ कि मैं अगर क्लास में हूँ तो बच्चों से ये बोलता हूँ, भाई जितना भी प्रॉब्लम्स है वो रहेंगी, लाइफ है ये, लाइफ चलेगी तो प्रॉब्लम्स आएंगी। गाड़ियां चलती हैं तो खराब होती है, उनका मैकेनिक यूज सही करता है, तो ये लाइफ है, एज एक व्हीकल है, चलेंगी तो इसमें समस्याएं आएंगी। प्रॉब्लम्स को साथ लेके चलिए। ऐसा कोई भी बता दीजिए सर जो आगे बढ़ा है और उसके साथ जीवन में प्रॉब्लम्स ना रही हो, प्रॉब्लम्स को रखिए, बट जब यहाँ आ रहे हैं किस लिए आ रहे हैं आप, कि आप सक्सेस हो गए तो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। एक बार सक्सेस हुए सारी प्रॉब्लम्स टेगल हो, लेकिन तब भी प्रॉब्लम्स रहती है, उसका टाइप दूसरा हो जाता है। इनको लगता है कि सक्सेस मिलने के बाद प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है, तो ऐसा नहीं है सर। बस उसका एक रूल, उसका सिनेरियो, उसका फेस चेंज हो जाता है, प्रॉब्लम्स रहेगी, तब गवर्नमेंट का प्रेशर आ जाएगा, गवर्नमेंट बनते हैं, गवर्नमेंट का प्रेशर आ जाएगा, ये करना है, तो प्रॉब्लम्स रहनी है। बट मैं अपने बच्चों से कहता हूँ 2 घंटे के लिए इस क्लास से बाहर उसको रख दो, बस यहाँ जो चीज समझाया जाए क्लास में उसको आप आराम से समझ पाओगे, तभी समझ पाओगे जब प्रेशर नहीं रहेगा। और बच्चों के साथ मैंने ऐसा वहां पर एक वो बनाया, ऐसा वहां का इन्वायरमेंट ऐसा बनाया है कि एक सिंगल बच्चा भी अगर उसके माइंड में कोई डाउट रह गया तो शर्माएगा नहीं पूछने से पहले। मैंने बोला सीधे पूछो यहाँ, क्योंकि सीखने ही आ रहे हो, यहाँ नहीं पूछोगे तो घर जाके किससे पूछोगे? सही। तीसरी चीज सर, मैंने वही आपको शुरू में बताया, एग्जाम्पल। मुझे एग्जाम्पल आसान सा लेने में बहुत अच्छा लगता है सर, कि उनको जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ वो ऐसा एग्जाम्पल दूं जो उनको सेट हो जाए। लाइक दैट, अगर मैं कंडेंसेशन की बात करूँ सर, एक हीट ट्रांसफर मेथड है कंडेंसेशन, तो मैं उनको सीधा बोलता हूँ जो घर में कढ़ाई चढ़ाते हो खाना बनाने के लिए, तो जो हीट ट्रांसफर होता है उसमें लिखा था, किताबी लैंग्वेज होता है कि हीट ट्रांसफर बाय टच मेथड। तो उनको समझ नहीं आया, तो मैंने कहा देखो जो कढ़ाई चढ़ाते हो घर में खाना बनाने के लिए, उसमें कलछिल भूल जाते हो, तो कलछिल जब बाद में छूते हो तो जलने लगता है, डायरेक्ट गैस कलछिल को तो मिल नहीं रहा था, कढ़ाई को मिल रहा था सर। तो ऐसा ऐसा एग्जाम्पल मैं सेट करता हूँ कि तुरंत कनेक्ट कर लेते हैं सर वो। तो ये थोड़ा सा चीजें मैं अपनी क्लास में, और रवानी इंस्टीट्यूट का जो माहौल है, सबसे बड़ी बात तो मैनेजमेंट का, यहाँ जितना भी स्टाफ है सर, 1-to-1 बच्चों से एकदम ऐसा नहीं रहता कि बच्चों से गुस्से में बात कर रहा है, बात ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ का मैनेजमेंट सर बहुत अच्छा है, इसलिए माहौल जितना अच्छा माहौल देंगे बच्चे उतना ही इको फ्रेंडली आपसे जुड़ेंगे और चीजों को एकदम समझते हुए आगे जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी सर आज के लिए। और ये जो पूरा कॉम्बो है वो अल्टीमेटली तो स्टूडेंट को एक कॉन्फिडेंस देता है कि यस आई कैन। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे जो सब्जेक्ट अगर कोई बच्चा पहली बार उसके कांटेक्ट में आया है तो उसको तो बहुत ही टफ लगेगा, एक तो लेंथी सिलेबस और ये सारे टेक्निकल सब्जेक्ट। अगर हम जियोग्राफी आपके सब्जेक्ट की ही बात कर ले, तो अगर मैं फर्स्ट टाइम सोच रहा हूँ कि मैं यूपीएससी जीपीएससी में अपीयर हूँ, तो जियोग्राफी प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से मुद्दे हैं जो मुझे माइंड में रख कर चलने हैं, क्या ध्यान रखना है? सर एक्चुअली बताया, ज्योग्राफी ही नहीं सारे सब्जेक्ट की बता रहा हूँ आपको। अच्छा। जब आप पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहला यही आपको रखना है कि आप अपने जो बोलते हैं ना वे मार्गदर्शन कि आपने पहले फिक्स करना है आपको कि मुझे किन कंटेंट पर रहना है। सबसे पहला काम तो ये करना है सर। आप जैसे ही थोड़े दिन पढ़ते हैं आप डाइवर्ट हो जाते हैं, कंटेंट छोड़ देते हैं अपने, फिर आप डाइवर्ट होते हैं, डाइवर्ट हो गए आप, अब वो मिलेगा ही नहीं रास्ता, तो उस उलझन में फंसे रहते हैं सब। तो सबसे पहला जो इसमें आपको बता रहा हूँ कि आप अपने पहले से डिसाइड कर लो कि मुझे इन कंटेंट को ही पढ़ना है। लाइक दैट आपके पास एनसीईआरटी है, क्लास नोट्स है, प्लस पीवाईक्यू, मुझे इन्हीं पर रहना है। पहली चीज सर। दूसरी चीज, अगर मेनली इसमें आप ज्योग्राफी की बात करें सर, तो ये क्या होता है, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज हो जाता है। तो इसको रटने की कोशिश नहीं करना है सर कि रट के इसको हम तैयार कर लेंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसको समझने की कोशिश करना है सर कि क्लाइमेट, अगर मानसून इंडिया में जून में ही एंटर कर रहा है, तो आप रटना नहीं कि जून में 5 जून को केरला में एंटर कर रहा है, 15 जुलाई तक गुजरात तक आ रहा है, ऐसे रटना नहीं सर। क्यों 5 जून को केरला में एंटर कर रहा है, एक बार समझ जाइए आप। फिर आप एकदम एक एक डेट, 5 जून तो बोल दीजिए, 6 और 8 जून को कहाँ होगा, आप पूरे इंडिया का बता देंगे। समझने के बाद रटेंगे तो पूरा डेट रटना पड़ेगा, और जितनी ज्यादा रटेंगे उतना तेजी से आप भूल जाएंगे। मेरे क्लास के बच्चों से एक बार कभी भी आप मौका मिले तो इंटरव्यू लीजिएगा उनका, और उनको देखिएगा कि वो इंडिया का तो छोड़ दीजिए,
पूरे वर्ल्ड का आप क्लाइमेट पूछेंगे इस टाइम प्रेजेंट टाइम में जो टाइम हो रहा है सर, अच्छा। तो आप पूरे वर्ल्ड का पूछेंगे बता देंगे आपको, रटे क्या नहीं है, बात। उनको सिर्फ समझाया गया है। तो सबसे पहली बात है समझना जरूरी होता है, बच्चे रटने लगते हैं सर, तो रटने की कोशिश में क्या होता है ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तीसरी पॉइंट क्या है सर यहाँ पर कि जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें तो आपका एक ये होना चाहिए इतने टाइम लिमिट में मेरा ये वो क्या होगा, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो कंप्लीट हो गया। जाए। आफ्टर कंप्लीट सिलेबस पीवाईक्यू अब ले उठा लीजिए 10 से 15 साल का सर। अब आपने जो समझा है क्या यूपीएससी को समझा पा रहे हैं, तो पीवाईक्यू के माध्यम से सर उसको कंप्लीट, चेक कोई हो भी हो जाएगा। सब्जेक्ट हो सर, हाँ। उसको कंप्लीट कर लीजिए। इतना कर लेंगे तो आपका ऑब्वियसली सर बता रहे हैं आपकी कॉन्फिडेंस यहाँ से वहां पहुंच जाएगी। और हम आपको ये बात बता रहे हैं कि जो टॉपर भी होगा ना सर, फर्स्ट रैंकर, उससे भी पूछेगा, उसको भी लगेगा सर मेरा सेलेक्ट होते कि नहीं ये मुझे लास्ट दिन तक नहीं पता था सर। इंटरव्यू तो दे के चले जाते लेकिन होगा नहीं होगा ये हमें नहीं पता था सर। तो सिंपल सी बात है कॉन्फिडेंस, बस कॉन्फिडेंस अगर बूस्ट हो गया ना सर तो आप कुछ भी कर जाएंगे सर। तो ये थोड़ा सा रहता है। और इसीलिए हमने ये सीरीज भी शुरू की है, मार्गदर्शन मंच, जो कि रामानी इंस्टीट्यूट के जितने भी फैकल्टी है वो किस तरह से अपनी टेक्निक डेवलप करके सबको बढ़ा रहे हैं। एक प्रैक्टिकल छोटा सा क्वेश्चन ये है जो काफी सारे स्टूडेंट्स ने भी हमें बताया कि जब कोई बच्चा अगर उसको कंफ्यूजन है, एक लेक्चर में कंफ्यूजन हुआ, फिर वो पॉइंट रेज नहीं कर सका आपके सामने और आगे चला गया सिलेबस, तो फिर उस कंफ्यूजन का इलाज क्या किया जाए, क्योंकि काफी सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम अभी हो रही है। बिल्कुल सर, प्रेजेंट टाइम में जो कंफ्यूजन का सबसे बड़ा इसमें रोल देखा गया और जो आप भी फील कर पाएंगे, बच्चे क्या हो जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला मैंने कि ये क्या हो रहे हैं, ये कंटेंट गेनर बनने जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया इनके पास है तो पीडीएफ कलेक्टर बनते जा रहे हैं, खूब सारे कंटेंट। जैसे आपने जो क्लास में पढ़ा है सर, इनका काम क्या था, कंफ्यूजन का मेन चीज क्या, मेन यहाँ पर 2-3 पॉइंट या सर आपको मैं यहाँ पर अवगत कराऊं 2-3 पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट तो समय के साथ साथ जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये तुरंत क्या हो रहा है, प्लेटफॉर्म चेंज कर ले रहे हैं। ये यूट्यूब वाले जो मामला है, जो सोशल, वहां पर अच्छे हैं कंटेंट, अच्छे यूट्यूब पर, लेकिन आपको ये थोड़ी पता चलेगा इसमें कौन से अच्छे हैं, वो निकाल नहीं पा रहे, तो उसी के चक्कर में सभी रख ले रहे हैं अपने पास। और सर सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन का दूसरा जो पॉइंट सर, ये क्या किए, अपने जो रिसोर्स है उसको लिमिट की जगह क्या कर दिए, बढ़ाते चले गए। एक सब्जेक्ट तो है नहीं सर, एक ही सब्जेक्ट पे यूपीएससी पूछ नहीं रहा है, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट यूपीएससी या कोई भी एग्जाम सर किसी एक सब्जेक्ट पर तो है नहीं, बहुत सारे आपके पास सब्जेक्ट है, तो आप मान के चलिए आपने अपने कंटेंट बढ़ाते चले गए सभी सब्जेक्ट के, तो आप फिर एग्जाम के टाइम आप परेशान हो जाते हैं कि इसमें से पढ़े क्या। तो सबसे पहला जो यहाँ पर करना है सर कि अपने कंटेंट को मिनिमाइज करना है, कम से कम कंटेंट रखें। दूसरा क्या हो रहा है सर, प्रेजेंट टाइम में बच्चों के अंदर रिवीजन की कैपेबिलिटी खत्म हो रही है। अच्छा। तो कंफ्यूजन का सबसे बड़ा एक रीजन जो अभी मैंने देखा, अपने क्लास में भी बच्चों को देखा और समझाया भी कि रिवीजन की वजह से उनकी क्या हो रही है, जैसे टीचर समझाया सर क्लास में, जो आज टीचर समझाया सर उसको जाके आप घर पर अगर पढ़ेंगे सेम डे 10 मिनट में आप पूरा कवर कर लेंगे, बट आप जैसे टाइम बीतने के बाद उसको करेंगे तो आपको फिर उतना ही घंटा लगेगा, 4 घंटा उसी चीज को समझने के लिए। तो अभी क्या हो रहा है, बच्चे घर जा रहे हैं, उसको बंद कर रहे हैं, दूसरा काम करने लग रहे हैं, उसको 5 मिनट नहीं दे रहे हैं, बाद में 5 घंटे दे रहे हैं, वो उनको चलेगा, लेकिन उसी दिन 5 मिनट नहीं दे रहे हैं। तो जितना ज्यादा सर रिवीजन का लैक होगा उतनी ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगी, जितना ज्यादा आपके पास कंटेंट होगा उतना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो सिर्फ मेरा यहाँ इससे एक ही मेरा ये रहेगा आपके लिए ओपिनियन, आपके माध्यम से इनके बच्चों के लिए ओपिनियन, कि भाई अपने कंटेंट को फिक्स करिए कि यही कंटेंट मुझे पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और भरोसा रखिए इसी सिलेक्शन होगा। बट वो जो कंटेंट है ना सर, उसको सिलेबस के थ्रू कंप्लीट कर लीजिए और कुछ मत करिए, मार्केट में कहीं मत भागिए किसी के। हाँ, उसके बाद वो जो आपका देखिए सिलेबस कंप्लीट करने के दरमियान उस टेन्योर में अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो आप सर्च करें, फिर वापस आ जाओ अपने कंटेंट पर, सिलेबस पे आ जाइए सर। आप इतना कर लीजिए, 100% बता रहे हैं सब आपके पास सफलता होगी, क्योंकि आपके पास कंटेंट कम कंटेंट होगा तो सर आप 10 बार रिवीजन कर लेंगे, ज्यादा हुआ तो एक बार भी नहीं हो पा रहा है, तो सिलेक्शन कैसे होगा सर। और ये मेरी बातों को बहुत सारे बच्चे रिलेट भी कर रहे होंगे आपके थ्रू। ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये बातें पहुंचा सकते हैं। सही है। अभी बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि अगर हम जब शादी वगैरह में जाते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो काफी लोग ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि किससे शुरुआत करें। और अभी कंटेंट में भी ऐसा ही हो रहा है कि बहुत सारे इंटरनेट पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऑप्शन है। और एक स्पेसिफिक सवाल मेरा ये था कि GS1 और GS2 पेपर के जो सब्जेक्ट्स है, स्पेशली जियोग्राफी, तो उसको हम इंटीग्रेट करके कैसे दोनों पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। GS2 नहीं, GS3। अच्छा, हाँ सॉरी, GS1 और GS3। तो इसमें सर क्या ना कि जो ज्योग्राफी है वो पेपर 1 में बेसिक जो पढ़ते हैं, बेस पढ़ते हैं, वो 1 में काम आएगा। इसको पढ़ के जो आप अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन इसका, ये 3 में आता है। लाइक दैट सर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज साइक्लोन,
साइक्लोन क्या है, तो आपको ये बेसिक पढ़ाया जाता है ज्योग्राफी 1 पेपर में, ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है। बट साइक्लोन का इम्पैक्ट कहाँ है, साइक्लोन का इम्पैक्ट कितना हजार्ड्स है, ये जब आप उसके डिजास्टर में चले जाते हैं, जो लाइफ लॉस हो रहा है, कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो ये सीधे पेपर 3 हो जाता है। तो इन दोनों को अलग नहीं कर सकते आप। बेसिक आपको पेपर 1 देता है और इसके बेस पर एप्लीकेशन जो अप्लाई करते हैं आप, तो वो आपका पेपर 3 होता है। तो जब भी आप पढ़ें सर पेपर 1 को, ज्योग्राफी को, तो आप जैसे पढ़ रहे हैं आप सर सुनामी, तो सुनामी, व्हाट इज सुनामी, तो यहाँ पर आपको ये बताएगा। लेकिन सुनामी के नुकसान क्या हो सकते हैं, सुनामी का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये सब पेपर 3 पूछ रहा है आपसे। तो आप अलग करके जब पढ़ने जाते हैं सर, तो आपको अलग अलग सेक्शन से तैयार करना पड़ता है, वो टफ हो जाता है। जब आप यही पढ़ रहे हो, आप जब GS1 ही पढ़ रहे हैं, उसको अच्छे से समझते चले। आप एक बार बेसिक चीजें समझ गए ना सर, तो एप्लीकेशन तो आप कुछ कहीं भी अप्लाई कर देंगे। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर आप एक लेटीट्यूड का, जैसे मान 30 डिग्री लेटीट्यूड का क्लाइमेट समझ गए, पूरे वर्ल्ड के 30 डिग्री लेटीट्यूड का क्लाइमेट बता देंगे सर। तो यही सर बेसिक बार समझ गए तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा आप आसानी से बता के चैनलाइज हो जाएगा, बिल्कुल चैनलाइज हो जाता है सर। और साथ साथ आपने रिवीजन पर भी फोकस किया अभी, तो रिवीजन और खास करके हम जब नोट्स बनाते हैं, तो उसमें क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती है सर? नोट्स का पहले आपको मैं बताऊं कि नोट्स, इस पर बहुत बातें कर ली मैंने पहले भी, लेकिन अब एक और बताता हूँ। जैसे नोट्स बनाना है सर, तो आपके सामने सिलेबस होना चाहिए। वो नोट्स का सिलेबस के थ्रू NCERT प्लस क्लास नोट्स, इन दोनों के थ्रू आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो सबसे पहले आप नोट्स बना लीजिए। फिर दूसरा काम क्या है, 10 से 15 साल का PYQ कंप्लीट कर लीजिए। तीसरा काम क्या है, वो सारे सब्जेक्ट जो आप कर रहे हैं उसको करंट से लिंक कर लीजिए। और चौथा काम क्या है, अगर आप मैप और डायग्राम ये यूज कर रहे हैं सर अपने नोट्स में, तो सो फार सो गुड। और UPSC भी आज के डेट में आप सिंपल से समझिए कि 150 वर्ड्स में वो आपसे क्वेश्चन का आंसर मांग रहा है। हाँ। और 150 मांग रहा है विद इन 7 मिनट, तो आप कितना लिखेंगे सर? तो और डायग्राम क्या होता है ना सर, वो पूरे होलिस्टिक अप्रोच होता है। एक बार बना दिया तो सब समझ गया वो, तो लिखने का कम और डायग्राम यूज करिए। सर एक हो गया नोट्स आपके पास, एक हो गया PYQ सर, और करंट हो गया। और फिर आपके मैंने क्या बताया, डायग्राम और मैप। फिर सर बुलेट पॉइंट होता है ना, बुलेट पॉइंट हर टॉपिक से रिलेटेड 2, 4, 10 बुलेट पॉइंट आपके पास होना चाहिए। जैसे मैं आपको मानसून से पूछूं, तो कम से कम मानसून के बारे में 2-4 पॉइंट बस पता हो, वहां लिख देंगे आप। बुलेट पॉइंट 3-4 होना चाहिए बस। फिर एक फ्लो चार्ट सर कि ये इसमें होता है। बस पहले जैसे आपने फ्लो चार्ट बनाया सर, आप अंदर पहला पेज आप फ्लो चार्ट से भरे, अंदर वही फ्लो चार्ट को ही उठा के डिस्क्राइब करना होता है सर। तो फ्लो चार्ट बहुत लाइफ में काम आता है सर। तो जो नोट्स मेकिंग का प्रोसेस होगा, ये इस पे आप काम करिए। और रही रिवीजन की बात सर, तो वो तो रिवीजन सर सभी लोग बताते हैं कि वो जो कुछ दिन बाद रिवीजन वाला, तो मेरा भी ये कहना सर कि आज रिवाइज कर लीजिए उस सब्जेक्ट को, फिर कुछ दिन बाद 2-4 दिन बाद कर लीजिए, फिर 1-आध वीक बाद कर लीजिए, फिर 1-आध मंथ बाद कर लीजिए सर। ये तो पूरा यूनिवर्सल है कि रिवीजन का ये पैटर्न होना चाहिए। बट अब रिवीजन का पैटर्न ही गायब हो रहा, तो सर दिक्कत तो आएगी सर, चैलेंजेस तो होगी। ट्रू। और अभी साथ साथ आपने जैसे पहले बताया कि GS1 और GS3, जी सर, तो 1 में जैसे अपना आ गया कोज और 3 में आ गया इम्पैक्ट, तो इन दोनों का करंट अफेयर का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी दोनों इम्पोर्टेंट हैं। तो ये कैसे साथ साथ हम प्रिपेयर करते जाए GS1 और GS3 के साथ साथ करंट अफेयर्स के एंगल से? सर अभी का जो सिनेरियो है ना स्टूडेंट का, वो क्या कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट को अलग पढ़ रहे हैं और करंट को अलग से टाइम देते हैं। अलग से पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम एग्जाम के टाइम मैक्सिमम स्टूडेंट कर रहे हैं, एग्जाम आने वाला होता है तो उठाएंगे 1 साल का करंट पढ़ डालेंगे, और फिर उसमें से 20% माइंड में रहता है और 70% गलत करके चले निकल। लेकिन क्या है सर, एक ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहे, सारे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। UPSC का उठा के देखिए पेपर, वो आप सभी क्वेश्चन में करंट को ऐड कर रहे हैं कि भाई, क्योंकि आप जो जा रहे हो इसमें सर, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, तो आप प्रेजेंट टाइम में कहीं DM बन के जा रहे हैं, अगर वहां पे समस्या है तो आपको करंट तो मालूम होना चाहिए कि करंट सिनेरियो क्या है। तो मेरा कहने मतलब ये है सर, जैसे कि अभी एक आपको जल्दी में एग्जांपल पता होगा, तो एक अभी इथोपिया में वोल्केनिक इरप्शन हुआ सर, मैं उसका एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। तो हाईली गोबी, उसका नाम हाईली गोबी, इथोपिया में इरप्टेड हुआ। अब वो हाईली गोबी इथोपिया में इरप्टेड हुआ, बट वो 4000 किलोमीटर चल के इंडिया और पाकिस्तान को क्या कर दिया, इफेक्ट डाल दिया। दिल्ली और जो आपका मुंबई है उसके क्लाइमेट में, उसके यानी पॉल्यूशन बढ़ा दिया उसके एटमॉस्फेयर में। तो सर ये इम्पैक्ट अब इथोपिया में हुआ, इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड के मैक्सिमम ज्यादातर कंट्री में हुआ, आसपास के कंट्री में हुआ। तो ये एक बन गया ना सर कि एक न्यूज बन गया। तो अब आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये न्यूज आपके लिए भी बना और ये न्यूज UPSC के लिए भी बना है। हाँ, बट UPSC का थोड़ा सा क्या है कि वो बहुत जल्दी नहीं पूछता है सर, थोड़ा पुराना होने दो, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं बच्चों से कहता रहता हूँ कि UPSC अगर देने जा रहे हैं तो कम से कम 2 साल का करंट आपके माइंड में होना चाहिए। हाँ, एक साथ बैठ के नहीं पढ़ना सर। जैसे अभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ सर, तो अभी कर लीजिए ना उसको, कौन से आर्टिकल से हुआ है सर, उसको फिर क्यों लास्ट में ही पढ़ना, वही
अपनी कॉपी में ही नोट डाउन कर लीजिए ये वाला आर्टिकल चेंज हो गया। तो अभी जैसे एक बिल ही हम लोग बात कर रहे हैं कि जो मनरेगा है उसको चेंज किया जा रहा है राम जी के नाम से, तो अभी उसको कंफर्म करिए, उसको इसी समय कंटेंट कलेक्ट कर लीजिए, कंटेंट नोट डाउन कर लीजिए कि क्या चेंजेस हो रहा है उससे और इससे क्या डिफरेंस है, इतना डिफर कर लिया और क्या है कब हुआ इतना करते चलेगा तो वो करंट लिंक, इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट से सर करंट को लिंक करते चलना है। और जैसे जैसे आप करंट को लिंक करते चलेंगे वेटेज भी तो कम होता जाएगा, वही बोल रहे हैं सर, आपका प्रेशर भी तो कम होता जाएगा, लास्ट में लगेगा कि सब पढ़ा हुआ है भाई मेरा, बस 2-4 बार रिवीजन करिए चले जाइए एग्जाम में सर। तो ये रहता है सर, बहुत ही स्मूथ और इजीनेस आ जाएगी। हाँ सर, इस तरह से अगर हम प्रिपरेशन करें। और एक क्यूरियोसिटी ये हो रही है सभी स्टूडेंट को कि आप अभी तो देखिए जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं जी सर, लेकिन अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट होते हैं तो आप किस तरह से जियोग्राफी को प्रिपेयर करते हैं? सर मेरा सिंपल सा, अभी मैंने अपनी सारी बातें बता दी, मेरा यही था और रहा भी है और है भी सर कि अगर मैं तैयारी करता तो मैं सबसे पहला काम करता अपने कंटेंट को एकदम डिफाइन करता, मैं पढ़ने क्या वाला हूँ 2 साल। अच्छा, मैं उस पर एकदम पहले से ही उसी पर मैं एकदम फिक्स रहता, इससे मैं बाहर नहीं जाऊंगा चाहे सिलेक्शन हो या ना हो। एक बार करके तो देखिए सर इसको 2 साल 100% होगा। और जो सबसे पहली बात ये मानना है कि जो आप कर रहे हो वेस्ट है, सबसे पहला ही मानना। दूसरा क्या मानना है कि सर मैंने बोला कि मैं जो भी अपना कंटेंट बनाऊंगा वो सिलेबस के थ्रू बनाऊंगा और सिलेबस से बाहर जाना भी नहीं मेरे को, क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे इतना ही पढ़ना है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, अपने जो भी हमारे पास रिसोर्स है उनको कट डाउन करके कम करूंगा। अब बताएगा कौन आपको क्या पढ़ना, सिलेबस ही बताएगा सर, और कितना और किस सेक्टर से पढ़ना तो पीवाईक्यू बताएगा सर। इन दोनों को मैं यूज करते हुए अपना कंटेंट डेवलप करूंगा सर, और हमेशा डे बाय डे अपना करंट से लिंक करता रहता हूँ। अगर मैं हूँ इसमें छात्र तो बताता हूँ सर, मैं अपनी जो भी मेरी जर्नी है उसको मैं क्या करूंगा, करंट से लिंक करता चलूंगा। और मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेटजी ये रहेगा कि आज के जो बच्चे हैं वो एक ही दिन में 10 सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, मेरा स्ट्रेटजी ये नहीं है सर। मैं 1 से 2 जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ सर, एक सब्जेक्ट ही उठाऊंगा और जब तक उसको खत्म नहीं कर दूंगा मैं दूसरा सब्जेक्ट नहीं उठाऊंगा सर। और खत्म करने का मतलब सर ये नहीं कि पेज पलट दिया, खत्म करने वाला वो सिलेबस और आपके पीवाईक्यू के थ्रू कंप्लीट। अब एक बार ऐसा करके, और यूपीएससी आपको इतना टाइम देता है सर, सही कहता है वो सर, वो तो सीधे बोलाएंगे ना 2 साल करके आओ मेरे पास, तुरंत नहीं आना है। तो 2 साल सर, क्योंकि वो आपको जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पीजी का डिग्री देता है। उसने कहा 2 साल तुमने वेस्ट किया, एलो पीजी अपना। सर पीजी भी तो 2 साल में होता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको 2 साल कंटेंट बनाने में ही चाहिए, बस कंटेंट में कूड़ा मत भर लीजिए सर, क्योंकि मार्केट में कूड़े भी हैं और अच्छे भी, उसमें छाटना होता है। तो छाटेंगे कैसे, तो आपके पास एक वो है लेजर देखने के लिए कौन सा अच्छा है, तो सिलेबस, और आपके उस सिलेबस में से क्या इंपॉर्टेंट तो पीवाईक्यू बताएगा सर। इतना मैं करता रहूंगा। पहला मैं सर मैं बता दूं, इतनी सारी बातें हो गई कंफ्यूजन हो गया। सबसे पहली बात मैं क्या करूंगा, अपने कंटेंट को डिसाइड करूंगा। मैं 2 साल पढ़ने के वाला पहला ये करूंगा कि एनसीईआरटी का यूज करते हुए अपने और क्लास नोट्स का यूज करते हुए अपना हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। दूसरा सर, मैं सिलेबस आफ्टर कंप्लीट होने के बाद मैं पीवाईक्यू से उसको पूरी तरह से कि मैं कहाँ भी फंस रहा हूँ, फिर उस पीवाईक्यू से पूरा कंप्लीट करूंगा। फिर मैंने जो बुलेट पॉइंट बताई सर, वो बुलेट पॉइंट और फ्लो चार्ट मेरे कमरे में लगे होंगे सर, और करंट से अपने आप को लिंक करके फिर मैं सर अपनी तैयारी को कंप्लीट करूंगा। और हाँ, सबसे अच्छी बात सर कि एक दिन में 10 सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगा। तो क्राइटेरिया खुद स्टूडेंट को ही फिक्स करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और पूरे फोकस के साथ ये करना है, जिससे ये जर्नी पूरी फर्स्ट स्टेजेस जैसे आपने बताया तब से लेकर सेल्फ असेसमेंट तक की पूरी प्रोसेस स्मूथ हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आखिर में एक छोटा सा सवाल है जो कई बच्चों में कॉमन देखा जा रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती बच्चों, तो वो कैसे हम रख सके प्रिपरेशन के बाद? सर प्रेजेंट टाइम में क्या है ना कि कंसिस्टेंसी ना रहने के लिए बहुत सारे रीजन है सर। बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं, बच्चे फोन के साथ कनेक्ट हैं, बच्चे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, बहुत सारे अब आपके पास गैजेट आ गए हैं जिससे आपको डाइवर्ट करेंगे। सबसे बड़ा इसमें जो रोल है ना इनका, अब बच्चों को डाइवर्ट करने का, ये जो रील चलता है ना ढंडन ढंडन करके सब बच्चे एकदम परेशान हो जाते हैं कि मुझे 2 दिन में आईएएस बन के पहुंच जाना है, गेट कोई खोलेगा मैं उतर जाऊंगा। तो ये 15 दिन में सेलेक्ट होने की कोशिश करते हैं सर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो कंसिस्टेंसी का मतलब वो 10 घंटे पढ़ाएंगे प्लान। आज सुनिए, देख लिया वीडियो, एकदम आग लग गया शरीर के अंदर, जाएंगे बैठेंगे टेबल पर, आज 10 घंटे पढ़ेंगे सर, समझ रहे हैं। पहले दिन 8 घंटे पढ़ लिया, आग लगी थी सर, लेकिन ये इन्होंने क्या किया, इतना हैवी अपने आप को बना दिया, अगले दिन भाग गए छोड़ के, 10 घंटा पढ़ ही नहीं पाएंगे सर। तो कंसिस्टेंसी का सीधा सा मतलब है कि वो गोल सेट करिए जो आप अचीव कर पाइए। मैं तो सर स्टार्टिंग ही किया था 20 मिनट से, मैं आज 20 मिनट पर बैठूंगा पढ़ने, 20 मिनट बैठा, और जब मैंने अपना गोल बनाया कि 20-20 मिनट का मैं 4 सेट बैठूंगा, और जैसे आप अचीव कर लेंगे तो अंदर सामने ना आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने अपना गोल सेट किया, उसको अचीव कर लिया। तो कंसिस्टेंसी के लिए मेरा सबसे पहला ये है बच्चों के लिए कि अपने पढ़ने के लिए एक तरीका अपनाइए, ऐसा
गोल कभी मत सेट करिए जब आप पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं, और जब नहीं पूरा कर पाएंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। Yes. तो छोटे छोटे गोल सेट करिए, लाइक दैट कि अगर बहुत ऐसे बच्चे कहते हैं सर बिल्कुल नहीं पढ़ने का मन करता, 10 मिनट बैठो भाई पढ़ने, आप 10 मिनट करने, अच्छा जब नहीं आ रहा है तो सीखेंगे ना सर, बाइसिकल चलाने नहीं आते सीखा ना सर, तभी तो आया, तो सीखने का प्रोसेस तो स्टार्ट करना है। तो इसमें सर सीखते नहीं है सर, हम लोग पीछे हट जाते हैं। तो मेरा एक सिर्फ उनके लिए सिंपल सा एक है सर कि नहीं, अगर आपको 4 घंटा पढ़ना है तो 20 मिनट पढ़िए। हाँ, जो बच्चा 4 घंटे वाला पढ़ने वाला है वो 2 घंटे का बना ले अपना, और एकदम सब्जेक्ट डिफाइन कर ले कि आज यही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 20-20 मिनट करके 5 सेट पढ़ेंगे, 5 बार बैठेंगे सर। छोटे छोटे गोल बनाइए, पहले दिन का बना लीजिए, फिर वीक का बना लीजिए सर, 6 डे, जैसे 7 डे का है सर आपका वीक, 6 डे का बनाइए, और 7वें दिन अपने आप को रिवार्ड रखिए कि अगर मैं कर लिया तो मैं आज जाऊंगा बाहर खाने, मैं आज दोस्तों के साथ, एक रिवार्ड वाला रखिए सर सिस्टम। तो वो थोड़ा सा आज के बच्चों को क्या है ना कि ये घूमना टहलना ये ज्यादा पसंद। पहले के बच्चे क्या थे सर ना कि अगर टीचर, मैंने एक दिन अपने हमारे जो रमानी इंस्टीट्यूट के जो मैनेजर है सर भारत जी से, उनसे भी एक चीज हम डिस्कस किए उनसे कि सर आजकल क्या है ना, अगर टीचर हंसाए ना बच्चों को तो टीचर नहीं है। सही है। लेकिन हम लोग के टाइम सर अगर टीचर हंसा दे तो टीचर नहीं था सर, तो वो टाइम वेस्ट कर रहा है। तो देखिए ऐसे चेंजेस है, क्यों बच्चों को क्यों इंटरटेनमेंट चाहिए भाई, तो पढ़ने आए हो 2 घंटा पढ़ लीजिए। यूपीएससी जो एग्जाम देता है सर वो 2 घंटे लेता है, उसमें इंटरटेनमेंट नहीं करेगा। आपको पानी पीने कोई आएगा ना पूछने सर, तो आप मना कर दोगे उस टाइम, मुझे पानी नहीं पीना है, समय नहीं है। तो आप वो चीज सोचिए ना, वो भी तो ट्रेनिंग सेशन है ना सर। तो कंसिस्टेंसी का सीधा सा रोल, छोटे छोटे गोल बनाइए, उसको अचीव करिए, अपने आप को मोटिवेट करिए। अगर गोल नहीं बन रहे सर तो आप कभी मोटिवेट नहीं होंगे और डे बाई डे आप पीछे होते चले जाएंगे। तो अपने आप को डाइवर्जन से बचाना है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का यूज नहीं करना है। कुछ साल तक लिए मेरे फोन में फेसबुक नहीं है, मेरे फोन में इंस्टाग्राम नहीं है, मेरे फोन में स्नैपचैट नहीं है, क्या सब, और कब से 2012 से नहीं है, अभी से नहीं सर, जब मैं तैयारी शुरू किया उसी टाइम। और ये था कि भाई कम से कम उस चीजों पर बना रहूंगा। और आज के डेट में सबसे अच्छी बात है कि जो ये सोशल मीडिया का क्या सिनेरियो चल रहा है मेरे को नहीं पता है, करंट क्या चल रहा है मेरे को पता है, मैं यूट्यूब यूज करता हूं। जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मालूम है, और जो यूजफुल नहीं है उसको आपने पहले स्किप कर दिया। हाँ, इसका नुकसान भी है सर मेरे को, ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया यूज नहीं कर, नुकसान है, लेकिन ठीक है, थोड़ा मेहनत लगता है, मैं इधर उधर से अब तो कर लेता हूँ, मिल जाता है, कई सारे सोर्सेस है। तो देखिए अभी हमने सिलेबस से लेकर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस, उसके अलावा प्रिपरेशन की पैटर्न और साथ में शॉर्टकट, वो भी आपने स्टूडेंट्स को दे दिया है। हम आशा करते हैं कि जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जिन्होंने पूरा देखा है, तो उनको ये सारी टिप्स बहुत ही यूजफुल रहेगी। और ये बात बता दूंगा सर, अभी जस्ट यूपीएससी का प्री होने वाला है, अभी से भी ये कर लेना है लोग, तो अभी भी ये काम होने वाला है कि इनके बहुत फायदे होने वाले। क्या है कि सर अब प्रेजेंट टाइम को क्या है कि रैपिडली रिवीजन करें, अपने कंटेंट पर भी ना भागे। जो उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया ना सर, उसको जैन तक पूरा रिपीट कर, मतलब रिवीजन कर डालें। और जैन से सर क्या करना है, उनको चुपचाप बैठ जाना है, पीवाईक्यू लगाएं डेली 200-300 पीवाईक्यू लगाएं पूरे जनवरी तक। फिर फेब से क्या करें, कोई एक टेस्ट सीरीज उठा लें सर। बट अभी से सीसेट डेली 1 घंटा करते रहे। सीसेट 2 दिन में तैयार नहीं होता था। अभी से 1 घंटा डेली सीसेट करते रहे और अपना एक फ्लो चार्ट बना के इतने दिन में ये सब्जेक्ट खत्म करना। अब वो टाइम नहीं है कि इतना समय, भाई 3 मंथ का मेहनत है, कर लीजिए अच्छे से। तो ये पूरा एकदम एक फ्लो चार्ट बना लीजिए कि इतने दिन में इस सब्जेक्ट खत्म करना, इतने दिन में इसको, और पीवाईक्यू के साथ सर कि डेली 100 क्वेश्चन पीवाईक्यू को लग रहा है इस समय। ये करके जो बच्चा जाएगा देखेगा उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, ये इस बार जो भी करके जाएगा सर। ऐसा ट्रू, बहुत बढ़िया। आखिर में आपने एंड टाइम पर कैसे प्रिपेयर करें, क्या कुछ प्लानिंग करें, ये भी बच्चों को बता दिया है। और अगर आपको भी ये पूरा प्लान और कैसे ये जियोग्राफी सब्जेक्ट है उसको इजी तरीके से प्रिपेयर करें और यूपीएससी क्रैक करने में, क्योंकि जैसा सर ने बताया कि डे बाय डे इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, तो इतनी अच्छी और खूब कम समय में हमें ये टिप्स दी, उसके लिए हम रणवीर सर के बहुत बहुत आभारी है। और ये तो एक हमारे फैकल्टी थे रामानी इंस्टीट्यूट में, सारे सब्जेक्ट्स के फैकल्टी ऐसे ही है जो खुद अपना एक्सपीरियंस प्लस उन्होंने जो सब्जेक्ट को एक्सप्लोर किया है उस हिसाब से आपको टिप्स देते रहेंगे। અને આપણે એ ફેકલ્ટી સાથે માર્ગદર્શન મંચના એક પછી એક એપિસોડમાં રૂબરૂ થતા રહીશું. નમસ્કાર.